बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो टॉपिक है ये सच में बहुत बड़ा टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी आएंगे, मैग्नेटिज्म के भी आएंगे। लेकिन जैसा आपका सिलेबस बना हुआ है, आपका जो कंटेंट सिलेबस में बना हुआ है वो ये है कि सबसे छोटा चैप्टर है आपके लिए, है ना। तो यानी ये जोरदार बात है कि जिस चैप्टर को सबसे बड़ा चैप्टर होना चाहिए था वो आपके सिलेबस में सबसे छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले भी मैंने काफ़ी बार बता दिया है, आज फिर से वही बात बताएंगे। क्या? स्टेशनरी चार्जेस क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स ओनली मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सिलरेटिंग और वाइब्रेटिंग चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज हमारी जो बात है वो ये है, देखिए ये सब बातें आपको बताई हुई है पहले से। आज की बात ये है कि एक्सिलरेटिंग और वाइब्रेटिंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप ये समझने की कोशिश करिए। तो अगर मान लीजिए कोई वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज है, वो अपने आप ही एक्सिलरेटिंग चार्ज है। एनी वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज एनी वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज always produces, any vibrating or oscillating charge always produces EM wave। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज है ना, तो नेचुरल एक्सिलरेटिंग भी है, क्योंकि ऑसिलेशन तभी होता है जब एक्सिलरेशन होता है। बिना एक्सिलरेशन का तो ऑसिलेशन आज तक हुआ नहीं है, तो इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्क्राइब किया। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव can propagate in vacuum or in any medium, as well in any medium, यानी कहीं भी प्रोपोगेट हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खास बात है कि किसी भी मीडियम में चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है। राइट, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी एक्चुअल में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, इसको ऐसे लिखो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट्स ऑफ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दोनों वाइब्रेट हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात होती है। तो ई वेक्टर एंड बी वेक्टर associated with any electromagnetic wave E vector and B vector associated with any electromagnetic wave vibrate mutually perpendicular
mutually perpendicular, also perpendicular to the direction of propagation of the wave। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैक्सवेल ने बताया। तो चलिए अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और मान लीजिए इस एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो होता क्या है कि वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसको हम कहेंगे वाई डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको वाई कहेंगे हम, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा है, यानी कि पीक वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। अच्छा, अब जो जेड डायरेक्शन है उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है इस तरह से। ये थोड़ा डायग्राम जो है ना अलग हो सकता है इस तरह से। तो ये आपका जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम पता है इसको क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, आपको मैंने 11th क्लास में वेव मोशन पढ़ाया था। तो 11th क्लास में वेव मोशन में आपको वेव की इक्वेशन पता है क्या पढ़ाई थी? वेव की इक्वेशन पढ़ाई थी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें ए क्या था? एम्पलीट्यूड था। ओमेगा क्या था? ओमेगा आपका था 2 पाई न्यू, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी थी। के क्या था आपका? के था 2 पाई अपॉन लैम्डा। वही सब आज भी होगा। अब ध्यान दीजिए, ई वेक्टर को हमने वाई डायरेक्शन में लिया है, तो मैं कहूँगा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वाई। इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एक्स इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अच्छा, बी वेक्टर इज बी जेड, दैट इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे कुछ बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ये जो दोनों इक्वेशंस जो मैंने लिखी हैं, इन दोनों की फेज सेम है। तो ई वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है ना, ये दोनों सेम फेज में है, एंड बी वेक्टर आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। एक बात। नंबर 2 बात ये है कि ये जो दोनों है ना, दोनों की वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट, दैट विल बी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट वेव ही कह सकते हैं। तो सी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ओमेगा अपॉन के। अगर वैक्यूम में है तो, बताओ क्या आएगा? वैक्यूम में है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन ये तभी आएगा जब वैक्यूम हो। अगर कोई मीडियम है तो उसका इम्पैक्ट आएगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, काफ़ी सारी, बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे हम। ये आपका ई वेक्टर बी वेक्टर आ गया, है ना। अच्छा, अब जब ये ई वेक्टर बी वेक्टर आ गया तो देखिए एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, ये है वो है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, नोट करिए आप इस चीज को, नोट करिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव is along E वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। यानी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आएगा। अगर आपका ई वेक्टर जे कैप डायरेक्शन में है और बी वेक्टर आपका के कैप डायरेक्शन में है, तो नेचुरल है कि आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी किस डायरेक्शन में आएगी? बताओ। वेलोसिटी का डायरेक्शन जे क्रॉस के यानी आई कैप आएगा, है ना। तो वेलोसिटी विल बी इन आई कैप डायरेक्शन, इन आई कैप डायरेक्शन। ये हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, राइट। चलिए, ये सब तो खैर एक प्रिलिमिनरी बातें थी कि जो है ना मैक्सवेल ने ये कहा
वो कहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैक्सवेल ने इन सब बातों को कहने के लिए क्या कुछ एनालिसिस किया था। हाँ जी, बिल्कुल किया था, ठीक है। हालांकि वो एनालिसिस बहुत डिटेल में आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। चलिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, मैं आपको बताता हूँ, करंट जो है ना दो तरह के होते हैं। एक तो कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट किसी वायर में से बहता है, कंडक्शन करंट, या चार्ज फ्लो होता है। तो कंडक्शन करंट आप समझिए क्या है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट इज ड्यू टू कंडक्शन करंट इज ड्यू टू चार्ज फ्लो, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कंडक्शन करंट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम अ वायर और इन स्पेस। तो बेटा बात समझिए, कंडक्शन करंट तब होता है जब चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। तो व्हाट इज कंडक्शन करंट? कंडक्शन करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए आपने कोई वायर लिया, अब आपने इस वायर को एक सेल से जोड़ दिया, अब ये इसमें करंट बहेगा, ये कंडक्शन करंट होगा। क्या होगा? ये कंडक्शन करंट होगा। इसमें बाकायदा इलेक्ट्रॉन बहते हैं। जैसे आपका करंट मान लो इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहे हैं। ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसलिए आपका इसको हम कंडक्शन करंट कहेंगे। अगर मान लो आपके पास में कोई तार नहीं है, कोई वायर नहीं है, लेकिन मान लो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, तब भी ये कंडक्शन करंट है। इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, बाकायदा इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, तब भी ये कंडक्शन करंट है। और इसमें हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम, तो आपका करंट इस डायरेक्शन में आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो कंडक्शन करंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो है कि चार्ज नहीं बहता है, चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज करंट ड्यू टू, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट is a kind of current with no charge transfer, with no charge transfer। साहब चार्ज ट्रांसफर ही नहीं है, वाह, और फिर भी करंट है। बिल्कुल, एक्चुअली if charge is not being transferred, if charge is not being transferred, charge is not being transferred but transferred, but electric field is produced and changing, then displacement current takes place, यानी ये एक बड़ी अजीब सी बात है। देखो, तार जोड़ा, बैटरी लगाई, चार्ज बहा, चार्ज ट्रांसफर हुआ, करंट ट्रांसफर हुआ, ये सब बातें तो बहुत कॉमन है। आज हम बात ऐसी कर रहे हैं, चार्ज चलेगा ही नहीं जी, चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी करंट बहेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कैपेसिटर का, ठीक है।
तो देखिए आप एक कैपेसिटर को देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ और कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कैपेसिटर है एक, तो आप लोग कैपेसिटर को ध्यान से देखिए। मैंने इसके साथ यहाँ एक वायर जोड़ा है, यहाँ एक बैटरी लगाई है, यहाँ एक स्विच लगा दिया और इसको अभी स्विच को अभी कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट नहीं किया यानी अभी हमने इस बैटरी का यहाँ से कनेक्शन नहीं किया। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, कैपेसिटर हमने यहाँ लगा रखा है। देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करते ही ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसको पॉजिटिव बनाएगा, इसको नेगेटिव बनाएगा और देखिए इसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी। तो एज कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज, है ना, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, during the course of charging of capacitor, current flows in wire, but no charge transfer between the plates of capacitor। यहां सबसे खास बात यही है बेटे, ध्यान दो कि जैसे ही मैंने इसको स्विच ऑन किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया, धीरे धीरे आता रहता है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, धीरे धीरे आता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। आपको हमने बताया था कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जब कितना चार्ज आ जाता था, टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जब 63% चार्जिंग हो जाती थी, ये हमने आपको बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज समय के साथ बदल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बदल रहा है, एकदम से चार्जिंग नहीं हो जाती। अब क्या होता है कि यहाँ पर चार्ज आ रहा है तो यहाँ से करंट बह रहा है, यहाँ से करंट बह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। प्लस प्लस रहता है, माइनस माइनस रहता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट बहता है, जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। एक्चुअली मैक्सवेल का आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई अगर यहाँ पे करंट बह रहा है, अगर यहाँ करंट बह रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो देखिए इस वायर पर चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, सब जगह बनेगी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ से करंट बह रहा है ना। इस वायर पर भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, यहाँ भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, यहाँ भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। इसके अलावा यहाँ भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, सब जगह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, राइट। अब देखो आप, मैक्सवेल ने कहा कि भाई ये जो बात है कि सारी जगह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब यहाँ अगर न हो तो इसका मतलब ये एक नेचर की कॉन्टिन्यूटी टूट गई। तो क्या यहाँ भी होती है? उन्होंने जब इसको एनालाइज किया तो पता लगा कि हाँ यहाँ भी होती है, यानी यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। सवाल उठता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर है तो फिर यहाँ कोई ना कोई करंट भी होगा। एक्चुअली होता क्या है कि भले ही चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। जब हमने इसको स्विच ऑन नहीं किया था तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। धीरे 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 करके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक बार ऐसा हुआ कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, कंप्लीट चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया तो उस मैक्सिमम होने के बाद में इसके ऊपर फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ। जब फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज बंद हो जाएगा तब वापस से मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पर फिर जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ भी करंट बहना जीरो हो जाएगा। देखिए आप मेरी बात सुनो, जिस समय कैपेसिटर चार्ज होने जा रहा है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर करंट फ्लोज इन द वायर बट नो चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
ओके, तो नो चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द कैपेसिटर्स टेक्स प्लेस, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टेक्स प्लेस, राइट, प्लेस, बट there is variable electric field, but there is variable electric field in between the plates, तो आप इस बात को थोड़ा सा देखिए, जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, कंप्लीट चार्ज हो गया, उसके बाद इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 100 फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया अब उसको, जब इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके बाद इसमें कोई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रहा है। बेटा चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रहा है, तो जैसे ही चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुआ, करंट जीरो हो गया। नॉट ओनली हियर, सारे में करंट जीरो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, तब यहाँ करंट बह रहा था, और जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना बंद हुआ, वैसे यहाँ भी करंट बंद हो गया। ये बात है असली बात। यानी कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं, तो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनमें केवल उतनी ही देर करंट बहता है जितनी देर तक कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही होती है। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, फिर उसका जो है स्टॉप हो जाता है करंट फ्लो भी। ये जो सीन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक करंट को डिफाइन किया गया जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन क्या दी गई। डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन तो हमने दे ही दी, अब तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लें। इफ Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, देन ID डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कहेंगे dq अपॉन dt। अब आप कहेंगे ये क्या बला है dq अपॉन dt? dq अपॉन dt है रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि इसी के कारण जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए, हमने आपसे कहा कि I डिस्प्लेसमेंट करंट ये dq अपॉन dt है, और q को मैं कहूंगा सिग्मा इंटू ई। q को मैं कहूंगा क्या? सिग्मा इंटू ए, सॉरी, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ए, करेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डेफिनेशन, क्या फार्मूला होता है? दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ई होगा। चेक करिए आप, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई होगा। अब आप इसको कह सकते हैं d अपॉन डी टी, सिग्मा को आप कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, है ना, एप्सिलॉन नॉट ई ए। ये देखिए आप, तो मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई डी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और यह है एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू ए को मैं फाई इलेक्ट्रिक कहता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी। ये आपका आई डी हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ। अगर हम इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए क्या था, ये आपका कैपेसिटर था। हमने इसको स्टार्ट में एक बैटरी से जोड़ा और यहाँ हमने स्विच लगाया था, और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया था करंट फ्लो चालू हुआ था। करंट फ्लो चालू होकर के क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, ये जो करंट फ्लो यहाँ वायर में हो रहा था, इसको हमने आईसी कहा। आईसी माने कंडक्शन करंट कहा, कंडक्शन करंट कहा। यहाँ जो करंट फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, और आईडी को हमने कैलकुलेट किया है अभी अभी, और ये हुआ है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। एक्चुअल में इससे क्या फायदा हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करने से, कि आपकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रही है चारों तरफ,
वहाँ भी हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अब आपकी यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, यानी कि जो नेचर की कॉन्टिन्यूटी है वो ख़त्म नहीं हुई। नहीं तो ऐसा लगता था कि यहाँ से करंट बह रहा है, यहाँ क्यों नहीं बह रहा, जबकि सच में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखिए चार्ज यहीं आके रुक गया है, पॉजिटिव यहाँ आके बैठ गया चुपचाप, वहाँ से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया उसने, ये बात ठीक है, लेकिन अट्रैक्ट करके ट्रांसफर नहीं हुआ इधर, यानी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आया है। इस पॉजिटिव चार्ज ने इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, तो अट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया है। अच्छा अब देखिए, हमने आपको एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था, एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ऐसा पढ़ाया था, ऐसा पढ़ा था। बेटा ये जो सिग्मा आई है ना, ये कंडक्शन करंट है। आज हम अगर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट को भी ऐड कर दें तो क्या होगा, है ना, टेकिंग डिस्प्लेसमेंट करंट इनटू अकाउंट, टेकिंग डिस्प्लेसमेंट करंट इनटू अकाउंट, एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्शन करके लिख देते हैं, और ये होगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल, तो होगा ही होगा। बस यहाँ पर पता है क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट लिखूंगा और कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। इसका मतलब ये आ जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, राइट। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो आई सी है कंडक्शन करंट, इसके कारण कोई भी जो है ना वेरिएबल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होता, उसके कारण होता है एक्चुअल में। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो ये है, ये है। इन जनरल कंडक्शन करंट ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि कंडक्शन करंट जो है ना ये एक्चुअल रियल करंट है, वो वहाँ पे स्पेस करंट बोलते हैं उसको। हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इसको स्पेस करंट भी बोल सकते हैं, कि वो एक्चुअल में स्पेस के अंदर है, और स्पेस में क्या हो रहा है वो तब तक ही पैदा होता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। देखिए डी फाई ई अपॉन डी टी आया है, डी फाई ई अपॉन डी टी आया है, आप हमारी कैलकुलेशन पूरी चेक करेंगे ना, तो ये हमने इसको फाई ई लिखा है ना। कोई भी मान लो आपने उसका जो एरिया लिया है प्लेट का, उस एरिया के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए फ्लक्स, तो वो डी फाई ई अपॉन डी टी आएगा, राइट। अगर मान लो आपने एरिया पूरी प्लेट का लिया तो पूरी प्लेट लीजिए, हो सकता है आपने कई बार आधा एरिया ले लिया हो, चौथाई एरिया ले लिया हो, जितना लिया उसके लिए कैलकुलेट कर लिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट उतने एरिया के लिए आएगा। ध्यान दो, बात को ध्यान से सुनो। जैसे पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करना है तो आप पूरा एरिया लीजिए प्लेट का, आधी प्लेट का कैलकुलेट करना है तो आधी प्लेट का एरिया लीजिए, चौथाई प्लेट का कैलकुलेट करना है चौथाई प्लेट का एरिया लीजिए। पता नहीं कितना कैलकुलेट करवाएंगे आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन में, वो एक अलग कहानी है। कुल मिलाकर के ये डिस्प्लेसमेंट करंट तब आएगा जब ये फाई ई चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ी खास बात है इसके अंदर, राइट। चलिए अब अपन बात करेंगे मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। एक्चुअल में मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, फंडामेंटली ये 4 इक्वेशंस जो है ना मैक्सवेल की इक्वेशंस कहलाती हैं, इनको हम कहते हैं मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। बट बेसिकली ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हैं जो हम सब जानते हैं, सब आपको पढ़ा चुके हैं, वही सब कुछ है। देखिए सबसे पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी
उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग जानते ही हैं सारा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या डी एस वेक्टर, सरफेस ले लो, सरफेस वेक्टर है ना, ई वेक्टर डॉट सरफेस वेक्टर। और अगर आप इसको एक इस तरह से करते हैं तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में आपका गॉस लॉ मैंने बताया था आपको, और बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको हमने जीरो कहा था। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ना, जैसे हमने बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जीरो किया हुआ, करेक्ट। तो इसको हमें पता है क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस जब भी करोगे तो आपको इससे हर हालत में सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो बनेगी नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये सब चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं, सिलेबस में बस आपसे इतना ही पूछा गया है, राइट डाउन द 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। उसका जो इलस्ट्रेशन है, उसकी जो कैलकुलेशन है, उसका जो डेरिवेशंस वगैरह है, वो सब नहीं है। ये सब तो आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। तीसरी बात जो है वो फैराडेज इक्वेशन। फैराडेज इक्वेशन, देखिए फैराडेज इक्वेशन क्या है। फैराडेज इक्वेशन है E इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है क्या बोलते थे अपन इसको, EDL है ना, ई वेक्टर डॉट डी एल। यस, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है ना। इसको हम बोलते थे माइनस डी फाई मैग्नेटिक अपॉन डी टी। यस, ये फैराडेज लॉ था आपका, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इसको हमने कहा ये चीज़, राइट, फैराडेज इक्वेशन, राइट। 4th नंबर एम्पियर सर्किटल लॉ। ये 4 जो इक्वेशंस है ना, ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो क्या हुआ, आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ जो आया, ये आपको कह दिया हमने इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। और आई सी प्लस आई डी को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे म्यू नॉट, आई सी को आप लिखेंगे आई सी, प्लस आई डी को लिखेंगे आप एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ हुआ है ना। अब मैक्सवेल ने क्या किया, इन चारों इक्वेशंस का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एनालाइज किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया, है ना। तो बाय यूजिंग these 4 equations, by using these 4 equations, Maxwell explained इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैक्सवेल ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन किया, क्या क्या नहीं किया, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। बस आपको ये चारों की चारों जो है ना इक्वेशंस, ये याद रखनी है। याद क्या रखनी है, याद ही है आपको, बस इनका केवल आपको ये रखना है कि गॉस लॉ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ, एक फैराडेज इक्वेशन और एक एम्पियर्स लॉ। बस 4 इक्वेशन पता है तो इसका मतलब चारों इक्वेशन आपको याद है। बस एम्पियर्स लॉ वाले में केवल हमने एक एडिशन किया है। एडिशन ये कि हमने डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर दिया। और एक्चुअल में तो फंडामेंटली अगर मैं बात बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट ही यूजफुल है, कंडक्शन करंट का यूज है भी नहीं, राइट। चलिए अब अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं इसके बारे में छोटी सी 2-3 बातें कर लेना चाहता हूं जो कि अपने मतलब की हैं, बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो देखो मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए
आपका x जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ऑफ EM वेव है ना। और आपकी y जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, y इज वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और z आपका क्या था, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लो जी, राइट, ये आपके पास में आ गया। अब हमने पहले भी बोल दिया, आज ही बोला, ई वेक्टर को क्या बोला था, ई वाई बोला था, और इसको बोला था ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी वेक्टर को बोला था बी जेड, और इसको बोला था बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ध्यान दीजिए आप, ये ई नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट को क्या कहते हैं, ई नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। बी नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है। अब जब आपके पास में ये इक्वेशंस हैं तो इन इक्वेशंस को हम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ये जो चारों मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं उसके रिलेटेड। तो आप चाहेंगे तो मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा इसको अप्लाई। इससे क्या होगा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या प्रूव कर सकते हैं, हम दो चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। एक तो हम प्रूव कर सकते हैं C इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, ये प्रूव किया जा सकता है, C इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं E अपॉन बी, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस, ये प्रूव किया जा सकता है ना। हाँ, इसी तरीके से आप जो है ना ये भी प्रूव कर सकते हैं कि C बराबर स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। ये दोनों प्रूव करने के लिए पता है मैं क्या करूँगा, मैं दोनों प्रूव करने के लिए एक बार क्या करूँगा, फैराडेज लॉ काम में लूँगा, एक बार एम्पियर्स लॉ काम में लूँगा। तो मैं फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ दोनों इन इक्वेशंस के लिए यूज में ले करके, आपको पता है फैराडेज लॉ में जब काम में लूँगा तो मैं ई वेक्टर डॉट डी एल ई का लाइन इंटीग्रल निकालूंगा। फैराडेज लॉ जब काम में लूँगा, ये देखो मैंने लिख रखा है वहाँ पे, कहाँ ये रहा, फैराडेज लॉ जब काम में लेंगे हम तो ई डी एल का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, राइट, और डी फाई अलग से निकालेंगे। और जिस समय मैं एम्पियर्स लॉ को काम में लूँगा उसमें बी डी एल का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और डी फाई ई अपॉन डी टी अलग से निकालेंगे। तो आपका ये रिजल्ट निकल करके आ जाएंगे दोनों सामने। बहुत मतलब आसान है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें आगे बढ़ना चाह रहा हूँ जिससे कि हम चैप्टर को आगे तक ले जाएं। ये आपका हो गया। अब इसमें मैं आपसे कुछ बातें बताऊँगा आपको। सबसे पहली बात तो कि आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ EM वेव, अब EM वेव की जो एनर्जी है ना, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो तरह की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपोनेंट और मैग्नेटिक एनर्जी कंपोनेंट। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कहते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी को कहते हैं B²/2 म्यू नॉट। बिल्कुल ये वही फंक्शन है जो आपको पहले प्रूव कर चुके हैं हम। पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बताया था, B²/2 म्यू नॉट बताया था, वही चीज़ है, कोई चीज़ में अंतर नहीं है। अगर हम यू इलेक्ट्रिकल एवरेज निकालें, यू इलेक्ट्रिकल एवरेज, ध्यान देना, यू इलेक्ट्रिकल एवरेज निकालें तो ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS²। और अगर हम यू मैग्नेटिक एवरेज निकालें तो ये आएगा BRMS²/2 म्यू नॉट, ये आएगा। अच्छा, ये जो है आपके पास में एवरेज वैल्यूज आई हैं,
है ना, RMS लेने पर। अगर आप मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ पे E0 लिख देंगे आप, तो आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक और मैक्सिमम मैग्नेटिक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इन जनरल क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, तो दोनों हमेशा ही बराबर होती हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बराबर ही होती है। तो इनको इक्वेट करना जरा एक बार, जरा आप इनको इक्वेट करेंगे तो देखो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ ये BRMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देखो क्या आएगा आपके पास में आएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू E स्क्वायर ERMS स्क्वायर अपॉन BRMS स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर आएगा। अब अगर हम इन दोनों का रूट ले लें दोनों तरफ से, तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा आपका ERMS अपॉन BRMS, ये चीज आएगी। इसे आप स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 36 पाई। देखो अगर आप C इक्वल टू निकालना चाहते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यूज क्या होती हैं। 1 अपॉन अंडर रूट आपको बताया हुआ भी है, पहले भी बता दिया है ना। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 36 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, राइट। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में आ जाता है ये 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मीडियम में आपका अलग आएगा, है ना। तो देखिए मीडियम के अंदर VM यानी कि स्पीड ऑफ EM वेव इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इन मीडियम। तो बताएं मीडियम में क्या आएगा। मीडियम में ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर एंड एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये चीज आएगी बेटा, ये चीज आएगी इसकी। तो अब अपन इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे अपन C अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये बेटा आपका V मीडियम आया है, V मीडियम आया है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इट इज इक्वल टू C अपॉन V मीडियम। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं NR, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। ये सब आप जानते हैं पहले से ही, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर एक ही बात है, और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये सब आपका हो गया। अब इसके बाद में हम और आगे बात करेंगे, तो मैं बात करूंगा आज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव और लाइट एक ही बात है ना, लाइट की इंटेंसिटी है वो। तो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव और लाइट जो है उसके बारे में मैं अगर कहूँगा तो इंटेंसिटी का हमारा फार्मूला होता है I इंटेंसिटी। ध्यान देना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी, किसी भी मोमेंट पर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपकी इंटेंसिटी होती है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब इसको x अपॉन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, x अपॉन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो पता है क्या होगा, एनर्जी अपॉन, थोड़ा सा आप चेक करना, एनर्जी अपॉन AX इंटू x अपॉन t। सोचिए जरा, तो इंटेंसिटी I बराबर आएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम
इंटू एक्स अपॉन टी, यानी कि स्पीड। स्पीड को हम सी भी कह सकते हैं, वी भी कह सकते हैं। अगर वैक्यूम है तो आप सी कह दीजिए, है ना। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को हम कहेंगे यू, एनर्जी डेंसिटी, और वी को कहेंगे सी। तो आप ध्यान दीजिए, यू इज व्हाट, यू इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसे हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और c इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो I बराबर यू सी आपकी इंटेंसिटी होती है, I बराबर यू सी आपकी इंटेंसिटी होती है। U को हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे, इसको हम I अपॉन सी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, I अपॉन सी बोलेंगे। देखिए अब एक बार मैं आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में जरा क्लियर कर दूं, एक मिनट जरा। हमने यहां देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्चुअल में ये जो हमने लिखे है ना, ये एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी लिखिए आप यहाँ पे। एक टर्म जो है ना एनर्जी डेंसिटी तो है ही, ये सब एनर्जी डेंसिटी है बेटा, ये एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है एनर्जी निकालना। एनर्जी निकालने के लिए पूरा स्पेस लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये एनर्जी डेंसिटी है बेसिकली, इनकी डायमेंशन भी एनर्जी डेंसिटी की ही आती है। ये सब एनर्जी डेंसिटी है ना। अब देखिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, अगर मैं टोटल कर दूं, अगर मैं टोटल कर दूं तो क्या होगा, आप देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो U इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान दो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों का ऐड करिए। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं आप, राइट। अच्छा, इसी में आप एक बात और देखिए कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ई जो होता है या बी जो होता है, ई इज ERMS ऑलवेज, बिना लिखे बिना सोचे बिना समझे ERMS ही होता है हमेशा, जब तक आपको वो पीक वैल्यू कुछ बोल ना दे, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल ना दे। आप ई को हमेशा ERMS लेंगे, बी को हमेशा BRMS लेंगे। BRMS क्या होगा, BRMS होगा बी नॉट अपॉन √2, ERMS क्या होगा ई नॉट अपॉन √2। व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बी नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वट एवर यू स्पीक दैट, राइट। ये सब चीज़ें हो गई आपकी, तो ये आपकी मैक्सिमम ये आ गया। अब अपन बात करेंगे एक वेक्टर की, पॉइंटिंग वेक्टर। एक मिनट, ध्यान दो, पॉइंटिंग वेक्टर। देखिए पॉइंटिंग वेक्टर की स्पेलिंग मैंने लिखा है POYNTING। इसका मतलब ये वो वाला पॉइंट नहीं है आपका, है ना। एक्चुअली में ये साइंटिस्ट का नेम है हेनरी पॉइंटिंग, और उसके नेम से इस वेक्टर को दिखाया गया है। तो पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज सच अ वेक्टर it is such a vector used to define intensity as well as direction of propagation of an electromagnetic wave. Intensity, it is such a vector used to define intensity and direction of propagation ध्यान दो, it is such a vector used to define intensity and direction of propagation of any EM। ये बेटा पॉइंटिंग वेक्टर होता है। पॉइंटिंग वेक्टर को हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एस वेक्टर इज पॉइंटिंग वेक्टर। आई नहीं है भाई, ये POYN है बस,
पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन है ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच। और आपको मैं बताऊं कि इस पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ई इंटू एच, और ये मैग्नीट्यूड हमेशा इंटेंसिटी के बराबर होता है। इंटेंसिटी के बराबर होता है, इंटेंसिटी। अरे ध्यान दो, इंटेंसिटी के बराबर होता है, राइट। अब ये ई क्रॉस एच है ना, देखो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ई क्रॉस एच को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, यानी कि आप 1 अपॉन म्यू नॉट को बाहर निकाल सकते हैं और यहां लिख सकते हैं आप ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस ई क्रॉस बी वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये जो है ना, इस वेक्टर से एक साथ सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब आप देखिए यहां पे हमने कहा आई बराबर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हमने एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहा, इसको हमने ई इंटू एच कहा। अब आप जरा देखें ध्यान से, आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। ई इंटू एच, देखिए ई एच को हमने कहा बी अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट। आज ही हमने कहा था कि ई बराबर बी सी, अब आप चेक करिए तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। तो ये आपका u इंटू सी हो जाएगा, इसको कहेंगे हम आई। अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, देखो आई इक्वल टू यू इंटू सी, ये रहा। सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, सब घूम फिर करके वहीं आ जाएंगे सारे वापस से। तो ये आई इक्वल टू यू इंटू सी हो गया, राइट। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। ये तो आपका पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, इसके बाद में मैं थोड़ी सी बातें और कर लेता हूँ, और वो मैं बात कर लेता हूँ रेडिएशन प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेशर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए कहीं पर भी लाइट आती है तो वहां प्रेशर डलता है, कहीं पर भी लाइट आ जाए वहां पे प्रेशर डलता है। मेरे रूम में लाइट आ रही है, मेरे चेहरे पर लाइट आ रही है तो प्रेशर डल रहा है, यहाँ लाइट है तो प्रेशर है। रेडिएशन प्रेशर कहते हैं उसको। प्रेशर क्या होता है जी? प्रेशर होता है बेटा सिंपली, प्रेशर की मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ, देखना आप। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक्स एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो फोर्स इंटू एक्स क्या होता है? एनर्जी होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होती है। इसका मतलब ये एनर्जी डेंसिटी प्रेशर ही होता है, बिल्कुल एनर्जी डेंसिटी प्रेशर ही होता है। अब यहां पर मैं चार तरह की बातें करूंगा, चार तरह की बातें करूंगा, और वो बातें क्या करूंगा? मैं सबसे पहले कहूंगा फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि दोनों अगर नॉर्मल आ रही हैं, जैसे नॉर्मल डाला गया है कि लाइट रेज जो है ना वो किसी एंगल पर नहीं आ रही हैं, नॉर्मल आ रही हैं। नॉर्मल आ रही हैं तो देखिए दो बातें होंगी नॉर्मल के अंदर। बात नंबर ए, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्बर, है ना, फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्बिंग सरफेस, कंप्लीट एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी ऐसी सरफेस जिसने लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्बिंग सरफेस। कंप्लीट एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो प्रेशर आएगा ना वो यू के बराबर आएगा, प्रेशर इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। अगर पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है तो प्रेशर आएगा यू। नंबर 2, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर सरफेस पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है यानी 100% चीज़ें वापस से लौट कर जा रही हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
तो बेटा कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आपका जो प्रेशर आएगा ना वो 2u के बराबर आएगा, मतलब एनर्जी डेंसिटी का डबल आएगा। ये कब आया? जब नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। अब हम डिफ्यूज्ड इंसिडेंस की बात करते हैं। नंबर 2, फॉर डिफ्यूज्ड इंसिडेंस। डिफ्यूज्ड इंसिडेंस, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस का मतलब यह है नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हो रहा है और लाइट जो है वो मतलब अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट हो रही है और एंगल बन रहे हैं काफ़ी सारे। तो अगर डिफ्यूज्ड लाइट आ रही है तो फिर आपका जो प्रेशर होता है फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो प्रेशर होता है, फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो प्रेशर होता है वो आएगा आपका U/3। ये एवरेज एब्जॉर्बिंग प्रेशर आया है, एवरेज प्रेशर फॉर एब्जॉर्बिंग डिफ्यूज्ड सरफेस, है ना। इट इज एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर फॉर डिफ्यूज्ड इंसिडेंस। डिफ्यूज्ड इंसिडेंस का मतलब समझिए, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस है ना, डिफ्यूज्ड इंसिडेंस का मतलब है कि सारी लाइट एकदम परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, यानी कुछ ऐसे आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है। जैसे हमारे आम जिंदगी के अंदर ऐसी लाइट होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें तो हमारे कमरों के अंदर कैसी लाइट होती है? डिफ्यूज्ड लाइट होती है, एकदम 100% नॉर्मल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि रे एकदम नॉर्मल चल जाए, वो तो 100% नॉर्मल तो हम लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं सिचुएशन, जनरल तो नहीं ही होती है। जनरली तो यही होता है ना। बी फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होता है आपका, ये 2u/3 होगा, बस इसका डबल होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में डबल हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ आपका एवरेज, ये तो हुआ आपका एवरेज। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लो लाइट हमारे को दे दी जाए और किसी पर्टिकुलर एंगल पर दे दिया जाए तो फिर उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वो आपको मैं कैलकुलेशन कराऊंगा। वैसे हम करवा चुके हैं कैलकुलेशन आपको, हैं आप कहेंगे वाह कहाँ करवाई, कब करवाई। चलो फिर अब कल करेंगे उसको डिटेल के अंदर, है ना। हाँ, वैसे उसमें एक बात बताऊँ, कोलिजन का रूल लगेगा। जैसे आप कोलिजन करवाते थे ना 11वीं क्लास में, आपको ध्यान है कि जैसे आप मान लो पानी की एक धार आती थी इधर से, फिर ये पानी टकरा करके इससे वापस इसी एंगल पर लौटता था, तो आप क्या करते थे? फोर्स कैलकुलेट करते थे कि इस पर फोर्स कितना आया। दैट फोर्स इज दी पर्टिकुलर एंगुलर फोर्स। मतलब अगर मान लीजिए आपको पर्टिकुलर एंगल दे करके सवाल पूछा गया है तो फिर उसका क्या जवाब आएगा वो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक का जो है ना इसको कंप्लीट उतार लीजिए, राइट। तो मेरे हिसाब से आज तक के लिए काफ़ी है और बहुत कुछ हमने कर लिया। बस ये एक लेक्चर और आएगा, इसका एक लेक्चर और क्या आएगा, उसके अंदर बस थोड़ी सी हम क्वेश्चंस करेंगे और बस ख़त्म, ठीक है।